नेली खुद बताती है, मेरा नाम नेली से है और अपने 35वें जन्मदिन पर मुझे पता चला कि मुझे एक ऐसी बीमारी है जिसका अब कोई इलाज नहीं। अस्पताल में डॉक्टर उसकी रिपोर्ट देखते हुए बोले, तुम पहले अपनी एक किडनी दान कर चुकी हो, इसी वजह से तुम्हारा शरीर पहले से कमजोर है, इसलिए बीमारी बहुत तेजी से बढ़ रही है। डॉक्टर की आवाज़ भी भर्रा गई। मुझे अफसोस है, लेकिन अब सर्जरी का कोई फायदा नहीं होगा। जितनी जल्दी हो सके अपने परिवार से बात कर लो। उसी रात नेली घर पहुंची। महल जैसा बड़ा बंगला, लेकिन अंदर अपनापन बिल्कुल नहीं। दरवाजा खुलते ही उसके पति की ठंडी आवाज आई, कहाँ थी तुम? नेली के हाथ में अस्पताल की फाइल थी। वो हिम्मत जुटाकर बोली, सुनो, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। लेकिन पति को उसकी बात से कोई मतलब ही नहीं था। वो अलमारी में कुछ ढूंढते हुए बोला, मेरी सबसे महंगी टाई कहाँ है? आज रात बहुत जरूरी डिनर पार्टी है। नेली धीरे से बोली, आज मैं अस्पताल गई थी। उसकी आंखें भर आई थीं। मुझे तुमसे कुछ कहना है। लेकिन पति ने उसकी बात बीच में ही काट दी। टाई हाथ से लेकर बोला, जो भी कहना है कल कहना, आज मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे इम्पोर्टेंट क्लाइंट से मिलना है। नेली ने आखिरी उम्मीद से पूछा, क्या मैं भी तुम्हारे साथ चलूं? पति ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और ताने मारते हुए बोला, तुम एक ऐसी हाउसवाइफ जो पार्टी तक संभाल नहीं सकती, वहां जाकर क्या करोगी? ये सुनकर नेली बिल्कुल चुप हो गई। फिर पति मुस्कुराकर बोला, मेरे साथ एनी जाएगी, तुम्हारी बहन तुमसे कहीं ज्यादा काबिल है। ये सुनते ही नेली का दिल टूट गया। उसने कांपती आवाज में कहा, मैंने तुम्हारे परिवार के लिए अपनी किडनी दी थी, इसी वजह से मेरी सेहत ऐसी हो गई। और तभी कहानी हमें 10 साल पीछे ले जाती है। उस समय नेली ने अपने पति के बीमार दादाजी की जान बचाने के लिए अपनी एक किडनी दान कर दी थी। उसी एहसान की वजह से उसके पति को पूरे बिजनेस की जिम्मेदारी मिली और वही कंपनी का वारिस बन गया। लेकिन जिस दिन उसके पति की किस्मत चमकी, उसी दिन से नेली की जिंदगी ढलने लगी। उसकी सेहत लगातार बिगड़ती गई, उसे अपनी नौकरी छोड़नी पड़ी और वो सिर्फ एक हाउसवाइफ बनकर रह गई। दूसरी तरफ उसका पति ऊंची ऊंची पार्टियों में जाने लगा, लेकिन उसने कभी भी नेली को अपने साथ नहीं ले गया। धीरे धीरे वो अपनी ही पत्नी से नफरत करने लगा। उसी रात नेली की नज़र टेबल पर कुछ जरूरी कंपनी के दस्तावेजों पर पड़ी। वो घबराकर बोली, अरे ये फाइल तो ये घर पर ही भूल गए। वो तुरंत फाइल लेकर पार्किंग की तरफ भागी। बारिश अब भी हो रही थी। दूर से उसने देखा, गाड़ी अभी निकली नहीं थी। रात को नेली जरूरी फाइलें देने पार्किंग में पहुंची। उसे लगा रॉन अभी गया नहीं होगा, लेकिन जैसे ही उसने कार के अंदर देखा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। कार के अंदर रॉन और उसकी सगी बहन एनी एक दूसरे की बाहों में थे। एनी बोली, अब छिप छिप कर नहीं जीना, नेली को तलाक कब दोगे? रॉन हंसते हुए बोला, सब्र करो, कंपनी का सारा पैसा मैं पहले ही विदेश भेज चुका हूँ, बाद में पूरा इल्जाम नेली पर डाल देंगे, वो 20 साल जेल में सड़ेगी। फिर उसने ऐसी बात कही जिसने नेली की पूरी जिंदगी को झूठ साबित कर दिया। अगर इसने मेरे दादाजी को किडनी न दी होती तो मैं इससे कभी शादी ही नहीं करता। मतलब शादी भी प्यार से नहीं, सिर्फ लालच से हुई थी। अब नेली से रहा नहीं गया। उसने गुस्से में कार का दरवाजा खोल दिया। तुम दोनों नीच बेवफा हो, उसने रोते हुए चिल्लाकर कहा। मैंने तुम्हारे परिवार के लिए अपनी किडनी दे दी और आज मुझे लाइलाज बीमारी है, यही बदला दिया तुमने। लेकिन रॉन को जरा भी शर्म नहीं आई। उसने नेली को धक्का देकर कार स्टार्ट की और भागने लगा। नेली दर्द में भी उनके पीछे दौड़ी। तुम लोगों ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। अचानक कार बेकाबू हो गई। एक जोरदार टक्कर और नेली सड़क पर खून से लथपथ गिर पड़ी। एनी रोने का नाटक करने लगी। मैंने जानबूझकर नहीं मारा, लेकिन रॉन ने तुरंत नया प्लान बना लिया। घबराओ मत, सबको लगेगा कि नेली ने गिल्ट में आकर खुदकुशी कर ली। मतलब मरने के बाद भी वो उसे बदनाम करने वाला था। खून से लथपथ सड़क पर पड़ी नेली की आंखें धीरे धीरे बंद होने लगी। उसके मन में सिर्फ एक पछतावा था, अगर मुझे एक और मौका मिला तो मैं कभी पहले जैसी कमजोर और बेवकूफ़ नहीं बनूंगी। और तभी सब कुछ बदल गया। जब उसने आंखें खोली, यही वो पल था जहां से नेली की पूरी जिंदगी बर्बाद होने की शुरुआत हुई थी। अचानक सब कुछ बदल गया। नेली ने चारों तरफ देखा। सामने वही अस्पताल, वही वेटिंग एरिया, वही जगह जहां 10 साल पहले उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला हुआ था। उसने सामने देखा रॉन, लेकिन ये तो 10 साल पहले वाला जवान रॉन था। नेली की आंखें फटी की फटी रह गईं। ये कैसे हो सकता है? मेरे सामने जवान रॉन, मेरा पति। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। क्या मैं सच में 10 साल पीछे लौट आई हूँ? उधर रॉन को लगा लड़की खुशी से शॉक हो गई है। वो हंसते हुए बोला, क्या हुआ? ऐसे क्या देख रही हो? कहीं मेरी शादी की बात सुनकर खुशी के मारे दिमाग तो नहीं घूम गया? इससे निकम्मा इंसान नहीं देखा, मुझे तो इससे नफरत है। तभी नेली की बहन एनी बड़ी मासूम बनकर आई। उसने प्यार से नेली का हाथ पकड़ा और बोली, बधाई हो नेली, बस एक किडनी देनी है, फिर तुम स्पियरी फैमिली की बहू बन जाओगी। ऊपर से इतनी मीठी, लेकिन अंदर से पूरा जहर। फिर उसने कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, इतना बड़ा एहसान कर दोगी तो स्पियरी फैमिली तुम्हें गांव की लड़की समझकर कभी छोटा नहीं समझेगी। असल में वही नेली को उकसा रही थी।
ताकि रॉन अपने दादाजी की किडनी भी ले ले और कंपनी का वारिस भी बन जाए। लेकिन इस बार नेली पहले वाली भोली लड़की नहीं थी। उसे पिछले जन्म की एक एक बात याद आने लगी। रॉन, एनी, दोनों का अफेयर, कार में गले मिलना, धोखा और आखिर में उसकी मौत, सब कुछ उसकी आंखों के सामने घूम गया। उसकी आंखों की मासूमियत अब गायब थी, अब वहां सिर्फ गुस्सा था। इतने में रॉन ने आगे बढ़कर उसकी ठोड़ी पकड़ ली और घमंड से बोला, किसने सोचा था कि स्पेयरी फैमिली का तीसरा बेटा तुम्हारे जैसी गांव की लड़की से सगाई करेगा। फिर उसी रौब में बोला, मेरे दादाजी को किडनी देना तुम्हारी जिम्मेदारी है, और जेब से फॉर्म निकालकर उसके सामने रख दिया। आज ही इस डोनेशन फॉर्म पर साइन कर दो। 10 साल पहले वाली नेली शायद उसी वक्त साइन कर देती, लेकिन इस बार नेली ने बिना उसकी तरफ देखे सिर्फ एक शब्द कहा, नहीं। रॉन चौंक गया। क्या कहा? किडनी नहीं दोगी? अगले ही पल धड़ाउक, नेली का जोरदार थप्पड़ सीधे रॉन के गाल पर पड़ा। मुझे हाथ लगाने की हिम्मत मत करना, गंदे जानवर। पूरा अस्पताल सन रह गया। रॉन ने गाल पकड़ लिया। उसे शायद जिंदगी में पहली बार किसी ने थप्पड़ मारा था। वो चीखा, नेली सर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? आज तक किसी ने मुझे हाथ लगाने की हिम्मत नहीं की। उधर नेली खुद भी हैरान थी। मैं यहाँ कैसे आई? क्या ये मरने से पहले का सपना है? नहीं, सब कुछ इतना असली क्यों लग रहा है? उसने अपना हाथ झाड़ा और तिरस्कार से बोली, तुझे मारकर तो मैंने अपने हाथ ही गंदे कर लिए। फिर हाथ सहलाते हुए बड़बड़ाई, उफ, हाथ भी दुखने लगा। अचानक उसके दिमाग में एक ख्याल आया, कहीं सच में मेरा दोबारा जन्म तो नहीं हुआ। उधर एनी तुरंत भागकर रॉन से चिपक गई। रॉन, बहुत चोट तो नहीं लगी? फिर मासूम चेहरा बनाकर बोली, मेरी बहन पर गुस्सा मत हो। वो गांव में पली बड़ी है ना, इसलिए उसका व्यवहार थोड़ा गंवारों जैसा है। मतलब, मौका मिलते ही सबके सामने नेली की इज्जत उतार दी। उसने तुरंत किडनी वाला फॉर्म फिर नेली की तरफ बढ़ाया। जल्दी साइन कर दो नेली, वरना रॉन तुमसे नाराज हो जाएगा। लेकिन अब नेली के मन में बचपन की सारी यादें ताज़ा हो चुकी थीं। मुझे बचपन में अगवा करके बेच दिया गया था। मैं गरीबी में गांव में पली। 18 साल की उम्र में असली परिवार मुझे वापस लेकर आया। उसकी नज़र परिवार की फोटो पर गई। एनी, जो आज खुद को बेटी कहलाती फिर रही थी, असल में उसे उसी की जगह गोद लिया गया था। मैं इस परिवार की असली बेटी हूँ। फिर भी मम्मी पापा और मेरा अपना भाई हमेशा एनी को मुझसे ज़्यादा प्यार करते हैं। मैंने इस घर में अपनापन पाने के लिए सबकी खुशामद की, खासकर एनी की, जो मांगती थी बिना सोचे दे देती थी। लेकिन उसकी सारी अच्छाई का बदला क्या मिला? धोखा, विश्वासघात और मौत। उसी पल नेली ने गुस्से में किडनी वाला फॉर्म पकड़कर बीच से फाड़ दिया। मैं किडनी नहीं दूंगी। कागज के टुकड़े हवा में उड़ गए। रॉन का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। मेरी बात ठुकराने की हिम्मत? फिर शादी के बारे में सोचना भी मत। उसे पूरा भरोसा था कि नेली डर जाएगी, रोएगी, माफी मांगेगी। लेकिन नेली मुस्कुराई, बहुत अच्छा, वैसे भी मुझे तुम्हारे जैसा मंगेतर नहीं चाहिए। फिर उसने सबके सामने ऐलान कर दिया, मैं ये सगाई यहीं खत्म करती हूँ। पूरा अस्पताल एक पल के लिए शांत हो गया। रॉन दांत पीसते हुए बोला, क्या कहा तुमने? उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि कोई लड़की उसे ठुकरा भी सकती है। लेकिन नेली पूरी शांति से बोली, मैंने बिल्कुल साफ कहा है, मैं ये सगाई तोड़ रही हूँ। इस बार उसके चेहरे पर डर नहीं था, सिर्फ आत्मसम्मान था। सामने एनी अपनी गुलाबी ड्रेस में मासूम बनने का पूरा ऑस्कर जीतने वाला एक्सप्रेशन लेकर खड़ी थी। पहली बार रॉन को महसूस हुआ, जिस लड़की को वो हमेशा अपने पीछे भागता हुआ समझता था, उसे अब उसकी बिल्कुल जरूरत नहीं रही। लेकिन साहब का घमंड अभी भी जिंदा था। सिर पर हाथ फेरते हुए वो बोला, क्या तुम सिर्फ इसलिए ये ड्रामा कर रही हो क्योंकि मैं पहले तुम्हारे साथ थोड़ा रूखा था? फिर खुद ही मुस्कुराया, मानना पड़ेगा, मेरा ध्यान खींचने में तुम कामयाब हो गई। मतलब, भाई साहब को अब भी लग रहा था कि पूरी दुनिया उन्हीं के इर्द गिर्द घूमती है। नेली बस उसे देखकर हल्का सा मुस्कुराई। रॉन फिर बोला, एनी के साथ खड़ी होती हो तो असली बेटी वो लगती है, नकली तो तुम लगती हो। वाह, जरूरत पड़ने पर बेइज्जत भी कर दिया। और अगले ही पल फिर वही पुरानी चाल। रॉन ने नेली का हाथ पकड़ लिया, लेकिन आखिर तुम सैर फैमिली की असली बेटी हो और मेरी मंगेतर भी। मतलब, जब काम पड़ गया तो अचानक नेली फिर से स्पेशल बन गई। रॉन ने जेब से वही किडनी वाला फॉर्म निकाला और आदेश देने वाले अंदाज में बोला, चलो मेरे साथ, अभी इसी वक्त इस फॉर्म पर साइन करो, उसके बाद मैं तुरंत हमारी शादी रजिस्टर करवा दूंगा। फिर एहसान जताने वाले अंदाज में बोला, देखो मैंने तुम्हें अपना लिया है, अब तो खुश होना। मतलब, एक किडनी दो और इनाम में शादी ले जाओ। क्या शानदार ऑफर है। नेली ने तुरंत अपना हाथ छुड़ा लिया। फिर बिल्कुल शांत आवाज में बोली, अभी कुछ मिनट पहले तो तुम मुझे नकली बेटी कह रहे थे, और अब जब तुम्हें मेरी जरूरत पड़ गई तो मैं अचानक तुम्हारी असली मंगेतर बन गई। इतना कहकर उसने झटके से अपना हाथ छुड़ा लिया। रॉन का चेहरा देखने लायक था। नेली ने बिना डरे उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मैं तुम्हारी पत्नी नहीं बनना चाहती, ये जगह किसी ऐसे इंसान को दे दो जिसे सच में इसकी जरूरत हो। उसने हल्की सी नजर एनी की तरफ घुमाई। बस इतना इशारा काफी था। एनी के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने मन ही मन सोचा, कहीं
इसे पता तो नहीं चल गया कि मुझे रॉन पसंद है? मैं तो इसे हमेशा बेवकूफ़ समझती थी। ये अचानक इतनी समझदार कैसे हो गई? उधर नेली बिना रुके आगे बढ़ने लगी। पीछे से रॉन जोर से चिल्लाया, रुको, जाने की हिम्मत मत करना, तुम मेरी मंगेतर हो। लेकिन इस बार नेली ने पलटकर भी नहीं देखा। गुस्से में रॉन दौड़कर आया और उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। मेरे दादाजी भी तुम्हारे परिवार का हिस्सा हैं। उन्हें किडनी देना तुम्हारी जिम्मेदारी है। तुम्हें ये डोनेशन फॉर्म साइन करना ही पड़ेगा, चाहे तुम्हारी मर्जी हो या नहीं। आसपास खड़े लोग अब पूरी घटना देखने लगे। नेली धीरे से पलटी। उसके चेहरे पर गुस्सा नहीं, सिर्फ एक शांत मुस्कान थी। वो बोली, पक्का? रॉन चौंक गया। नेली ने फिर पूछा, तुम सच में सबके सामने मुझे जबरदस्ती किडनी डोनेट करने के लिए मजबूर करना चाहते हो? कुछ पल की चुप्पी, फिर उसने सीधा वार किया, अगर ये बात बाहर फैल गई तो स्पियरी फैमिली की इज्जत का क्या होगा? बस यही सुनते ही रॉन के चेहरे का रंग बदल गया। अब मामला किडनी से ज्यादा फैमिली की बदनामी का बन चुका था। पीछे खड़े लोग फुसफुसाने लगे। एनी भी एकदम चुप हो गई और रॉन बस नेली को घूरता रह गया। रॉन वहीं खड़ा खड़ा सोचने लगा, ये वही नेली है? ये शांत रहने वाली लड़की इतनी तेज जवाब देना कब सीख गई? उसके माथे पर पसीना आ गया। अब मामला सिर्फ किडनी का नहीं, पूरी इज्जत का बन चुका था। उधर एनी ने देखा कि रॉन फंसता जा रहा है। बस फिर क्या, मैडम ने तुरंत अपनी ऑस्कर जीतने वाली एक्टिंग शुरू कर दी। वो मासूम चेहरा बनाकर बोली, नेली, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? जब ग्रैंडपा स्पियरी बीमार पड़े थे तब तो तुमने खुद ही जाकर टेस्ट करवाने की जिद की थी, और जब पता चला कि तुम्हारी किडनी मैच हो गई है तब सबसे ज्यादा खुश भी तुम ही थी। मतलब एक ही झटके में नेली को झूठी साबित करने की कोशिश। फिर आंखों में आंसू भरकर बोली, क्या तुम सिर्फ इसलिए किडनी देने से मना कर रही हो क्योंकि रॉन की मंगेतर की जगह मैं आ गई? क्या तुम मुझसे बदला लेना चाहती हो? फिर तुरंत मासूमियत का एक और तड़का लगाया, लेकिन ये सब तो मम्मी पापा ने तय किया था। वाह, सारा दोष खुद से हटाकर सीधे मम्मी पापा पर डाल दिया। एनी अभी रुकी नहीं। उसने आंसू पोंछते हुए कहा, जब से तुम घर वापस आई मैंने तो रॉन से मिलना भी छोड़ दिया। मैं तो इस परिवार की गोद ली हुई बेटी हूँ। मैं तो वैसे भी बाहरी हूँ। अगर तुम्हें गुस्सा करना है तो मुझ पर कर लो। उधर नेली मन ही मन हंस पड़ी। वाह, क्या कमाल की एक्ट्रेस है। इतने में साइमन आगे आया। उसने एनी को गले लगाया और प्यार से बोला, रो मत, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। एनी ने फिर मासूम चेहरा बनाया, लेकिन प्लीज साइमन पर गुस्सा मत निकालना। उनके दादाजी पहले ही लाइलाज बीमारी से जूझ रहे हैं। वो पहले से ही बहुत दुखी हैं। मतलब अपने एक डायलॉग में खुद को देवी बना दिया और नेली को विलेन। साइमन ने गुस्से से नेली की तरफ देखा। ये तुम्हारी बहन है? इतनी जलनखोर और निर्दयी लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। अपने ही दादाजी जैसी उम्र के इंसान की जान को धमकी दे रही है। नेली के मुंह से बस एक ही शब्द निकला, क्या? वो मन ही मन सोचने लगी, कमाल है, सिर्फ 4-5 लाइन में इस लड़की ने पूरा खेल ही पलट दिया। अब मैं ही सबकी नजरों में विलेन बन गई। उधर एनी साइमन के कंधे पर सिर रखे हुए अंदर ही अंदर मुस्कुरा रही थी। वाह एनी, क्या चाल चली है। लेकिन इस बार सामने पुरानी नेली नहीं थी। नेली ने बिना कुछ बोले अपना मोबाइल निकाला और बिल्कुल शांत आवाज में बोली, हमारी अभी तक की पूरी बातचीत मैंने रिकॉर्ड कर ली है। बस इतना सुनते ही रॉन के चेहरे का रंग उड़ गया। क्या रिकॉर्डिंग? नेली ने फोन सबके सामने उठा दिया। फिर बोली, जिसके पास थोड़ा सा भी दिमाग होगा उसे साफ समझ आ जाएगा कि कौन सगाई का नाम लेकर मुझे किडनी देने के लिए धमका रहा था और कौन जबरदस्ती मुझ पर दबाव बना रहा था। अब सिर्फ रॉन ही नहीं, एनी और सिमो भी सन रह गए। नेली ने रॉन की आंखों में देखते हुए कहा, हो सकता है किसी के लिए तुम बहुत कीमती खजाना हो, लेकिन मेरी नज़र में तुम ऐसे कचरे हो जिसे रिसाइकल भी नहीं किया जा सकता। फिर उसने बिना रुके साफ साफ कहा, मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती और अपनी किडनी तो बिल्कुल भी नहीं दूंगी। पूरा माहौल शांत हो गया। फिर नेली ने अपने सीने पर हाथ रखा और पूरी मजबूती से बोली, ये शरीर मेरा है, अगर मैं किडनी नहीं देना चाहती तो नहीं दूंगी। कोई भी इंसान मुझे भावनाओं का सहारा लेकर मजबूर नहीं कर सकता। इतना सुनकर वहां खड़े कई लोग भी एक दूसरे का चेहरा देखने लगे, लेकिन सबसे बड़ा झटका अभी बाकी था। नेली मुस्कुराई और बोली, अगर फिर भी मुझे परेशान किया तो ये रिकॉर्डिंग इंटरनेट पर डाल दूंगी। फिर स्पियरी फैमिली के तीसरे यंग मास्टर रॉन स्पियरी रातों रात वायरल हो जाएंगे। बस ये सुनते ही रॉन की सांस अटक गई। अब मामला सीधे फैमिली की इज्जत पर आ चुका था। नेली ने फोन जेब में रखा, मुड़ी और आराम से वहां से चलने लगी। पीछे से रॉन पूरी ताकत से चिल्लाया, नेली सर वहीं रुक जाओ। लेकिन नेली ने पलटकर देखना भी जरूरी नहीं समझा। वो ऐसे चलती रही जैसे पीछे कोई था ही नहीं। रॉन वहीं खड़ा उसे जाते हुए देखता रह गया। उसके मन में पहली बार एक अजीब सा सवाल उठा, पहले तो इसकी नज़रों में सिर्फ मैं ही था, फिर ये अचानक इतनी बदल कैसे गई? आखिर गलती कहाँ हुई? लेकिन जिसे अपनी गलती कभी दिखी ही नहीं, उसे जवाब भी कहाँ मिलने वाला था? उसने धीरे से कहा, वो इंसान देश वापस लौट चुका है। बस एक लाइन, लेकिन साफ था, कहानी में अब कोई नया और बेहद खतरनाक किरदार आने वाला है। उधर रॉन ने मुट्ठी भींच ली।
उसके दिमाग में अभी भी सिर्फ एक ही बात घूम रही थी, मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है, मुझे किसी भी कीमत पर नेली से दादाजी के लिए किडनी दिलवानी होगी। मतलब इतना सब होने के बाद भी उसे नेली की नहीं, सिर्फ उसकी किडनी की चिंता थी। तभी एनी धीरे से उसके पास आई। उसने रॉन का हाथ पकड़कर मुस्कुराते हुए कहा, इतनी टेंशन मत लो रॉन, मेरे पास एक ऐसा तरीका है जिससे नेली खुद चलकर किडनी देने के लिए तैयार हो जाएगी। इतना सुनते ही एनी के होठों पर एक हल्की सी खतरनाक मुस्कान आ गई। मतलब साफ था, नई चाल तैयार हो चुकी थी और इस बार खेल पहले से भी ज्यादा गंदा होने वाला था। एनी रोती हुई सीधे सह परिवार के घर पहुंची। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मम्मी, पापा, ये सब मेरी गलती है। उसकी आवाज सुनते ही दोनों घबरा गए। एनी सिसकते हुए बोली, दीदी रॉन की वजह से मुझसे नाराज हैं। उन्होंने साफ कह दिया है कि मेरी वजह से वो ग्रैंडपा स्पियरी को कभी किडनी नहीं देंगी। असल में ये सब एक सोचा समझा नाटक था। एनी खुद को बेचारी दिखा रही थी ताकि पूरा दोष नेली पर आ जाए। इतना सुनते ही मिसेस से गुस्से से भड़क उठी। इस लड़की की इतनी हिम्मत, हमने उसे अपनाया, पाला पोसा और बदले में यही मिलेगा। मिस्टर सैर ने भी सख्त लहजे में कहा, अभी के अभी नेली को घर बुलाओ, उसे समझाना पड़ेगा कि परिवार से इस तरह बगावत नहीं की जाती। एनी ने सिर झुका लिया, लेकिन अंदर ही अंदर उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। बस यही चाहिए था, अब पूरा परिवार नेली के खिलाफ हो जाएगा। उधर नेली ने किसी का भी फोन उठाना बंद कर दिया था। बार के एक कोने में बैठी उसने गहरी सांस ली। पिछली जिंदगी में मैंने अपने लिए कभी नहीं जिया, हर फैसला दूसरों के लिए लिया। उसने गिलास उठाया और मुस्कुराई, लेकिन अब नहीं, आज से मैं अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर रही हूँ। नई शुरुआत के नाम और आज़ादी के नाम। बार में बैठे लोग उसकी तरफ देखने लगे, लेकिन इस बार उसे किसी की परवाह नहीं थी। नशे की हालत में बाहर निकलते समय उसकी टक्कर एक रहस्यमयी आदमी से हो गई। काले सूट में खड़ा वो शख्स शांत था। नेली कुछ पल उसे देखती रही और बुदबुदाई, अब सिर्फ जीना नहीं, अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीनी है। इसके बाद नशे की वजह से उसे कुछ भी साफ साफ याद नहीं रहा। अगली सुबह चिड़ियों की आवाज गूंज रही थी। नेली ने नींद में अंगड़ाई ली और आंखें मलते हुए बोली, उफ, सुबह हो गई। अगले ही पल उसे लगा कि उसके ऊपर कुछ भारी रखा है। उसने धीरे से चादर हटाई और जैसे ही बगल में देखा, हैंडसम, ये कौन है? एक लंबा, बेहद हैंडसम आदमी उसके साथ उसी बिस्तर पर सो रहा था, बिना शर्ट के, और दोनों एक ही चादर में थे। नेली का चेहरा टमाटर जैसा लाल हो गया। हे भगवान, मैंने कल रात आखिर किया क्या था? उसे पिछली रात की धुंधली धुंधली बातें याद आने लगी। बार, शराब, आज़ादी का जश्न, फिर उसने खुद उस रहस्यमयी आदमी का कॉलर पकड़ लिया था। और लगता है पहल भी उसी ने की थी। नेली ने दोनों हाथ सिर पर रख लिए। रीबॉर्न होकर मैंने नई जिंदगी शुरू करनी थी। ये कौन सा मिशन शुरू कर दिया मैंने? वो फिर उस आदमी को ध्यान से देखने लगी। लेकिन मानना पड़ेगा, ये इंसान है या चलता फिरता फोटोशूट? इतना हैंडसम कोई कैसे हो सकता है? फिर उसके दिमाग में नया बम फूटा, कहीं ये कोई महंगा जिगलो तो नहीं? अगर है तो एक रात का चार्ज कितना होगा? कुछ सेकंड बाद? नहीं नहीं, मुझे रेट भी नहीं पता, मैं तो कंगाल हो जाऊंगी। नेली ने तुरंत फैसला किया, बस इससे पहले कि ये उठ जाए मैं यहाँ से भागती हूँ, नहीं तो शर्म से दूसरी बार मर जाऊंगी। वो चुपके चुपके बिस्तर से नीचे उतरी। चलते चलते पूरे शरीर में दर्द महसूस हुआ। अरे, कल रात आखिर हुआ क्या था और कितनी बार हुआ था? जल्दी जल्दी उसने अपने कपड़े पहने, बैग उठाया और दरवाजे तक पहुंच गई। फिर पलटकर उस सोए हुए आदमी को देखा और बोली, वैसे भी हम दोबारा कभी नहीं मिलेंगे। इसे एक अजीब सी वन नाइट स्टोरी समझकर भूल जाती हूँ। जाने से पहले उसने जेब से कुछ पैसे निकाले, बेड पर रख दिए और एक चिट्ठी भी लिख दी। उस चिट्ठी में लिखा था, चेहरा तो भगवान ने बहुत अच्छा दिया है, लेकिन जिगलो वाली स्किल्स पर अभी बहुत मेहनत चाहिए। ये पैसे रखो, नई जिंदगी शुरू करना, और हाँ, अब हम दोबारा कभी नहीं मिलेंगे। इतना लिखकर नेली बिजली की स्पीड से होटल से भाग गई। उधर कुछ ही देर बाद होटल के बाहर दर्जनों काली गाड़ियां आकर रुकी। काले सूट पहने बॉडीगार्ड दौड़ते हुए अंदर घुसे। जल्दी करो, मिस्टर स्पियरी का फोन आखिरी बार यहीं लोकेट हुआ था। धड़ाम, दरवाजा खुला। मिस्टर स्पियरी, आप ठीक हैं ना? बेड पर बैठा वही रहस्यमयी आदमी बिल्कुल शांत था। कमर पर सिर्फ तौलिया, बाल बिखरे हुए, पूरे शरीर पर लाल लाल निशान। उसने आराम से कहा, मैं ठीक हूँ। बॉडीगार्ड ने पूरा सीन देखा और मन ही मन बोला, सर, ये ठीक वाली हालत बिल्कुल नहीं लग रही। असिस्टेंट घबराकर बोला, सर, ये सब मेरी गलती है। किसी ने आपको वारिस बनने से पहले बदनाम करने के लिए जाल बिछाया था। आपको एफ्रोडिसियाक ड्रग दे दी गई थी। मिस्टर स्पियरी ने आंखें बंद करके याद करने की कोशिश की। मुझे बस इतना याद है, मैं बार में गया था, फिर कोई लड़की मुझसे टकराई थी, उसके बाद सब धुंधला है। असिस्टेंट ने पूछा, क्या वो लड़की दुश्मनों ने भेजी थी? मिस्टर स्पियरी ने सिर हिलाया, नहीं, मैं उसे जानता भी नहीं। कुछ देर सोचने के बाद उसने कहा, उसे ढूंढो, अगर मेरी वजह से उसे कोई तकलीफ हुई है तो मैं उसकी जिम्मेदारी लूंगा। इतने में एक बॉडीगार्ड खांसते हुए बोला, सर, सीसीटीवी देखकर तो उल्टा लग रहा है। मिस्टर स्पियरी ने भौं उठाई,
क्या मतलब? बॉडीगार्ड धीरे से बोला। लगता है पहल तो उस लड़की ने ही की थी। इतने में दूसरे असिस्टेंट ने बैग से पैसे और एक चिट्ठी उठाकर दी। सर, ये आपके लिए छोड़कर गई है। मिस्टर स्पियरी ने चिट्ठी खोली। जैसे जैसे पढ़ता गया उसका चेहरा काला पड़ता गया। तुम इतने हैंडसम होकर भी इतने खराब जिगलो हो। ये पैसे रखो, नई जिंदगी शुरू करना। पूरा कमरा एकदम शांत। असिस्टेंट का मुंह खुला रह गया। हे भगवान, स्पियरी फैमिली के होने वाले वारिस को किसी ने जिगलो समझ लिया। ऊपर से पैसे भी दे गई और बैट की परफॉर्मेंस की भी रेटिंग दे गई। सर, इतनी बहादुर लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। अगले ही पल मिस्टर स्पियरी ने गुस्से में सारे नोट हवा में उछाल दिए। इस मामले की एक भी खबर बाहर नहीं जानी चाहिए। पूरा कमरा कांप गया। फिर उसने ठंडी लेकिन खतरनाक आवाज में आदेश दिया, 3 दिन, सिर्फ 3 दिन, चाहे पूरी दुनिया छाननी पड़े। उस लड़की को मेरे सामने लेकर आओ। उसे बिल्कुल नहीं पता था जिस लड़की को वो ढूंढ रहा है वो इस समय कहीं बैठकर यही सोच रही थी। उम्मीद है वो जिगलो अब तक पैसे गिनकर खुश हो गया होगा।